इसको परावैद्युतांक हमने कहा है, या फिर विशिष्ट परावैद्युता भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट पराविद्युतता। ठीक हो गया। लेकिन इसका मान जो के का मान 1 होता है वो निर्वात वायु के लिए, और के का मान धातु के लिए जो होता है अनंत होता है। क्या होता है? धातु के लिए अनंत होता है। ठीक हो गया। लेकिन हमने उस समय निर्वात अथवा वायु की बात करी थी। यदि हम इस के की जगह के को हम, अब हमारे पास जो कुचालक पदार्थ को ही हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें आवेशों का प्रवाह कठिनता से होता है। कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता, आवेश फ्लो नहीं होता, प्रवाहित नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे हम? जैसे कांच, मोम, अभ्रक भी ले लें, रबर, प्लास्टिक। ठीक है। और क्या है? और भी है बहुत सारे, तेल है, और इसकी जगह क्या ले लें हम? और क्या ले लें? मोम ले लिया हमने, कागज़। ये सब हमारे क्या हैं? कुचालक पदार्थ हैं। ठीक हो गया। अब इस कुचालक पदार्थ को यदि हम इस के की जगह, हमारे पास समीकरण था F=1/4πε0 के Q1 Q2/r² न्यूटन। हमारे पास ये था समीकरण। ठीक है। इस के की जगह मैं कह रहा हूँ कुचालक पदार्थ हम कांच, मोम, अभ्रक, रबर, प्लास्टिक, तेल, कागज़ में से कोई भी रख दें तो ये फिर F इनके बीच जो लगने वाला जो बल होगा वो घट जाता है। अर्थात दो आवेशों के मध्य यदि हम कोई कुचालक पदार्थ रख दें तो उनके बीच जो लगने वाला जो बल होगा वो विद्युत बल घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो अब ये के की जगह हम कांच, मोम या कुछ भी यूज़ करें तो ये एफ मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियम, माध्यम ले रहे हैं हम। Q1 Q2/r² न्यूटन। ठीक हो गया। हमारे पास ये समीकरण 1 था, इस समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हम भाग कर दें, यदि किसको भाग कर दें? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा? F/FM बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे को के कॉमन हो गया, फिर इसमें क्या हो जाएगा? के कॉमन हो जाएगा। तो F/K की जगह तो हम मीडियम रख दे रहे हैं ना। के की जगह हम क्या रख दे रहे हैं? मीडियम रख रहे हैं। तो फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा? F/FM बराबर के। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ये क्या है? परावैद्युतांक, या इसे हम विशिष्ट परावैद्युतता भी कह रहे हैं। तो परावैद्युत माध्यम का, क्योंकि हम माध्यम रख रहे थे के बराबर, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में अथवा वायु में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम दो आवेशों के बीच रखे परावैद्युत माध्यम के बीच लगने वाला बल के अनुपात को कहते हैं। अर्थात ये फोर्स कौन सा लग रहा था? जब हमने निर्वात अथवा वायु में कोई वस्तु रखी है, निर्वात या वायु में वस्तु को या बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये Fm क्या है? ये तो था Fm क्या है? कुचालक माध्यम में बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक हो गया। तो F/FM बराबर के, इसको हम एप्सिलॉन नॉट बराबर के भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता बराबर क्या आता है? परावैद्युतांक। माध्यम निर्वात में दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल और माध्यम में रखे दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं?
परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। या निर्वात में रखे, माध्यम में रखे, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युता कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अगला आता है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर रूप ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। ठीक हो गया। तो हमारे पास कूलाम का नियम क्या था? F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R² न्यूटन। अब इसको हम लिख रहे हैं किसके रूप में? सदिश रूप में। किस रूप में लिख रहे हैं? सदिश रूप में। तो सदिश रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे? माना हमारे पास दो चार्ज हैं, ये Q1 हो गया, ठीक है, और यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर हमारे पास एक हो गया Q2, ठीक है, ये Q2 हो गया। इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? R, ठीक हो गया। इस Q1 को हमने इस वस्तु को हमने Q1 कह दिया, इसको हमने Q2 कह दिया। इस पर लगने वाला बल आगे की ओर कार्य करेगा, ठीक है, आगे की ओर कार्य करेगा। ये हो जाएगा F21। क्यों होगा अभी बताता हूँ। और इसकी ओर, इधर की ओर रिपल्स कर रहे हैं ना एक दूसरे को, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल्स कर रहे तो F12, ठीक हो गया। तो अब लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या होगी? R12, ठीक हो गया। ये एकांक वेक्टर के रूप में हमें नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके इधर को बल क्या हो, बल की दिशा नहीं, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R21। इसको भी हम एकांक वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करें। अब Q1 Q2 क्या है? लिख भी देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ, चलो। Q1 Q2 बिंदु आवेश में समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और R क्या है? Q1 Q2 के बीच की दूरी, ठीक हो गया। और F21 क्या हो गया वो भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसे। F21 Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। किसके कारण? Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। और F12 क्या होगा फिर? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार हम R12 और R21 की बात लिख सकते हैं। फिर R12 क्या है? R12 क्या है? Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की दिशा बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, इंगित एकांक वेक्टर है। Q1 से Q2 की ओर प्रदर्शित करने वाला एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर क्या होता है? जिसका परिमाण 1 होता है। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार हम R21 को क्या लिख सकते हैं? Q2 से Q1 की ओर प्रदर्शित करने वाला एकांक वेक्टर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे पास ये हो गया F12, ये सब मैंने बता दिया, मेंशन कर दिया आपको। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? F12 की यदि बात करें हम, यानी कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले जब बल की यदि हम बात करेंगे तो F12 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² R21। ये हो जाएगा। R21 क्या है? R21 क्या है? ये है Q2 से Q1 की ओर, इसकी डायरेक्शन भी बता रखी है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। R21 क्या है? Q2 से Q1 की ओर प्रदर्शित करने वाला एकांक वेक्टर। R12 क्या है? Q1 से Q2 की ओर प्रदर्शित करने वाला एकांक वेक्टर। F12 क्या है? Q1 के कारण, इस Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है? F21। इस Q2 से Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 हो गया।
तो मैं यहाँ लिख दूंगा F12 Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक ठीक, इसी प्रकार मैं लिखूँ, इसी प्रकार मैं दूसरे को भी लिख सकता हूँ F21 यानी कि Q1 के कारण Q2 पर, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो हो जाएगा F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² R12। 12 क्या है वो सब ऊपर मेंशन कर रखा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो इसको हम इस एकांक वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखो, एकांक वेक्टर की परिभाषा से है, ये हमने 11th में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। एकांक वेक्टर वो होता है जिसका परिमाण 1 होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो अब ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। कौन सा वाला? F12 हो गया, F21 हो गया, Q1 ठीक हो गया। F21 के लिए हमने R12 लिख दिया, F12 के लिए हमने क्या लिख दिया? R21 ठीक हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको हम कैसे लिख सकते हैं? फिर जब इसके बराबर ये है, एकांक वेक्टर के मान में ये लिखा है हमने, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का क्यूब, ठीक है, R का क्यूब बराबर R21 ठीक हो गया। ठीक इसी प्रकार उसको भी कैसे लिख सकते हैं? F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R क्यूब R12 ठीक हो गया। तो यहाँ हम क्या, हमारे पास क्या है? R21 बराबर R12, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। भाई मैं इसका मान लिखूँ अगर, तो मुझे एक को माइनस करना पड़ेगा ना, या मैं इसको भी इसके जैसा बनाना चाहूँ तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा, यानी कि R21 अगर मैं लिखूँ तो मुझे इसको माइनस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके विपरीत हो गया, तो इसको मैं लिख दूँ R12 बराबर माइनस R21। यानी कि ये नियम जो है कूलाम का जो वेक्टर, कूलाम के नियम का जो वेक्टर रूप है वो क्या कर रहा है? वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कर रहा है। इसी प्रकार क्या है, ये तो डिस्टेंस के लिए था, F12 बराबर माइनस F21। क्यों? क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का तृतीय नियम। तो ये R12 बराबर माइनस R21 और F12 बराबर माइनस F21, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है? अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक आता है हमारे पास बहुल आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेश, बहुत सारे आवेश हो, जब नाम से स्पष्ट है, बहुल आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, इसको हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। बहुल आवेशों के बीच कार्य, यदि हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं और उनके बीच कार्य करने वाला बल भी अलग अलग हो, ठीक है, तो फिर हम उससे कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए आ जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये बाकी आप थ्योरी आप लिखना, मुझे लिखने में इतना बहुत समय लग रहा है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में समझाने की बात होती है, मैथ्स में सवाल बाकी उसकी एक विधि पता चल जाए तो उसके बारे में हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। तो बहुल आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल क्या है कि यदि किसी निकाय में हमारे पास बहुत सारे आवेश हों, क्या हों? बहुत सारे आवेश हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, यदि हमारे पास माना एक सिस्टम हमने बना दिया ऐसा, चलो अभी इसको बनाते पहले इसका चित्र हम बना ले कैसे होता है बहुल आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल। हमारे पास कोई निकाय है, माना ये निकाय हो गया हमारे पास एक, ठीक है, इस टाइप का हमारे पास कोई एक निकाय हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक निकाय हो गया, इसको हमने Qn कह दिया, ठीक है, इसको हमने R12 कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि Q2 से Q1 है, ये Q1 है, ये F12 हो गया, ठीक है, ये F13 हो गया,
ये एफ एन हो गया, क्यों हो गया अभी बता रहा हूँ मैं, इसका सब बताऊँगा मैं अभी आपको, मुझे चित्र बना लेना। R13 Q3 R1N, ठीक है, R12, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि बहुल आवेश उसे कहते हैं हम जिसमें बहुत सारे आवेश हों। निकाय हमारे पास ये कोई निकाय है, ठीक हो गया। इसमें बहुत सारे आवेश हैं तो इनके बीच कार्य करने वाले बल भी अलग अलग होंगे। फिर हम जैसे ये Qn है, Qn मतलब Q1 Q2 Q3 Qn मतलब ये है आवेश, Q1 Q2 Q3 से लेकर के Qn तक है आवेश, ठीक है, इस निकाय में, ठीक है। R1 इसी प्रकार R2 R3 Rn तक दूरी हो गई, जिसे दूरी दिखा दी हमने। कार्य करने वाला बल जो है विद्युत बल, वो क्या हो गया F1 या फिर F12 की दिशा में लग रहा होगा, F21 F31 या फिर F1n, जो भी है, जो भी बल लग रहा है। तो फिर क्या होता है ऐसी स्थिति में, हम क्या कहेंगे, तो इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, F12 के बारे में बता दिया, F13 के बारे में बता दिया, और F21 F12 इनके बारे में बता चुका हूँ। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 है। Q1 से Q2 की ओर जो प्रदर्शित करने वाली जो दूरी है वो R12 से दिखाई है, और 2 से 1 की ओर R21 से, ठीक हो गया। तो हम इसे कैसे करेंगे, यानी कि हमारे पास इस प्रकार का एक निकाय हो जिसमें बहुत सारे आवेश हों, n आवेश हो मानो। पहले Q1 Q2 Q3 से लेकर Qn तक ले लिया हमने, R1 R2 R3 Rn तक ले लिया डिस्टेंस, और कार्य करने वाला बल F1 F12 F21 F31 ले लिया, ठीक हो गया। तो Q2 के कारण, तो फिर अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हों तो उसमें से किसी एक निकाय पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेश का मतलब जैसे F13 है, अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। अर्थात किसी निकाय में यदि बहुत सारे आवेश हों तो उस निकाय में किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला बल जो होगा उसका जो योग होगा वो उस निकाय में कार्य करने वाले सभी बलों के योग के बराबर होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो फिर यदि हम बताएं Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल, वो क्या होगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21। Q3 के कारण, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जहाँ मुझे पता करा देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। Q1 के कारण Q1 पर बल, ठीक, तो ये हो जाएगा F13। Q3 पर कहाँ है, क्या है Q3, ये है Q3 के कारण Q1 पर, Q1 कहाँ पर हमारा, ये है, लगने वाला बल क्या है Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है F13। तो F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31। इसी प्रकार Qn की बात करें हम, Q1 पर बल, Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है Fn। तो Fn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बटे Rn 1n का स्क्वायर N1 R, ठीक है। अब परिणामी विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस Fn, मान रख दो। F12 का मान क्या है, ये है, F13 का क्या है, ये है Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31 प्लस डैश डैश डैश। Fn का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 N1, ये हो गया। तो F2, तो ये टोटल हमें इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट कॉमन हो जाएगा, तो ये Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21 प्लस Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर R31 प्लस डैश 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 Q1 QN अपॉन R1N का स्क्वायर RN1, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी प्रकार ये हमारे पास टोटल इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार। तो इसी प्रकार जहाँ भी आपको कहीं समस्या हो तो वहाँ मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा उसे बताऊँगा। और कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, यानी कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, कैसे उनमें क्या अंतर है। ठीक, उसके बाद हमारा फिर विद्युत क्षेत्र आएगा, उसके बाद फिर विद्युत बल रेखाएं, कूलाम के नियम का महत्व, सतत आवेश, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आएंगी। फिर डेरिवेशन आएंगे अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, अक्षीय निरक्षीय स्थिति। तो ये जो कुछ भी आएगा धीरे धीरे करके मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए।